कुमकुम भाभी की प्यार की कहानी। विश्वास तो किसी को नहीं होता, पर लाल साहब प्रेम में पड़ चुके हैं। उस भव्य बंगले की बनावट में व्याप्त वायुमंडल का एक एक अणु चकित है लाल साहब के इस प्रेम पर। ये खुर्राट लाल साहब जो गाहे बगाहे चंडिका का रूप धारण कर कप प्लेट गिलासे तोड़ते हैं, अबोध भतीजे भतीजियों पर उमड़ते घुमड़ते हैं, दानवी अट्टहास करते हैं या मुंह फुलाकर लंबी लंबी सांसें छोड़ते हैं, आज वही लाल साहब अपने शाही शयन कक्ष, जिसमें बाबूजी के अतिरिक्त कोई अन्य नौक किए बिना नहीं जा सकता, में भतीजे भतीजियों के छोटे मोटे जुलूस के साथ कमर लचका लचका कर नाच रहे हैं। गाना भी कौन सा, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। लाल साहब के शयन कक्ष की साज सज्जा किसी राजकुमारी के शयन कक्ष से कम नहीं है। कक्ष में बच्चों का प्रवेश प्रायः वर्जित है। एक दिन मजली भाभी कुमकुम के नन्हे पुत्र की सूसू निकल गई थी और लाल साहब ने सारा घर सिर पर उठा लिया था। इन भाभियों ने औलादे पैदा कर दी और छुट्टा छोड़ दिया। अम्मा, मेरा कमरा साफ कराओ जल्दी, आदेश दे। लाल साहब ने अपनी सुंदर नासिका पर सेंटेड रुमाल रख लिया था। बड़ी भाभी भागवंती जाने किस दुस्साहस से कह गई थी, नंद जी, तुम्हारे बच्चे होंगे तब क्या होगा। माय फुट, विवाह कर अपने हाथ की लकीरों में कौन जन्म भर की गुलामी लिखाएगा। दिन भर वानर सेना को सहेजो सकेलो, पति की बात जोहते हुए तुम लोगों की तरह उबासी लो, ये हमसे न होगा। मैं तो बस कोई उसकेदार सरकारी पद हथिया कर रौब गालिब करूंगी। इन्हीं रोबीली लाल साहब के दुर्लभ कक्ष में बच्चे नाच गा रहे हैं। संपदा को लाल साहब नाम यूं ही नहीं दे दिया गया। ठाकुरों की रियासत का आतंक अब भले ही न रहा हो, पर ठाकुर रणधीर सिंह की इस इकलौती पुत्री की लाल साहिबी आज भी अक्षुण्ण है। वे हिंदी साहित्य से M.A. कर रही है। छोटी भाभी नीरजा अक्सर फुसफुसाकर हंसा करती है। लाल साहब के तेवर ऐसे कलिफवार है कि जब सुरूर में आकर कोई पद जोर जोर से पड़ती है तो लगता है जैसे कोई कोतवाल कैदियों को हड़का रहा है। ये सुनकर कुमकुम तनिक अभिमान से कंधे उचकाती है। इसीलिए तो मैंने संपदा को इतना बढ़िया उपनाम दिया है लाल साहब। वाह वाह, अच्छा, इतना न इतराओ। लाल साहब को अपने नाम के बारे में पता चल जाएगा तो हम तीनों की खैर नहीं। दूसरे दिन कुमकुम के लाल साहब का नामकरण आनन फानन में हो गया था। कुमकुम की बैंगनी साड़ी लाल साहब की नजरों में चढ़ गई थी। यद्यपि लाल साहब लड़कों जैसे परिधान शर्ट्स और जीन्स पहनते हैं, पर उन्हें भाभियों को पीड़ा पहुंचाने में आनंद आता है, इसलिए वे उनकी व्यक्तिगत वस्तुएं हड़पती रहती हैं। कुमकुम भाभी की एक साड़ी उन्हें भा गई, पर कुमकुम ने कह दिया, ये साड़ी मेरे लिए तुम्हारे भैया मेरे जन्म दिवस पर लाए हैं, तुम बाजार से अपने लिए ऐसी ही साड़ी मंगा लो। दूसरे दिन कुमकुम के बिस्तर पर उस प्रिय साड़ी की कतरनें फैली मिली थी। लाल साहब ने न जाने कब कैंची उठा साड़ी को तरकारी भाजी की भांति कतर डाला था। बाबूजी पुत्री के पक्ष में ढाल से खड़े हो गए थे। अभी संपदा में बचपना है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुमकुम, तुम्हें दूसरी साड़ी मिल जाएगी। तीनों भाई रमानाथ, कामतानाथ, श्रीनाथ मुंह बधिर से उस करुण दृश्य को देखते रह गए। लाल साहब जितनी ऊर्जा और बल किसी की भुजाओं में न था। फिर रसोई में भागवंती और कुमकुम की बैठक हुई थी। कुमकुम हिचकते हुए बोली, लाल साहबों का जमाना लग गया, पर इसकी लाल साहिबी अभी तक न गई। ये लाल साहब गलत समय में पैदा हो गए, इन्हें तो आज़ादी के पहले पैदा होना चाहिए था। भागवंती ने कुमकुम की पीठ ठोंकी। वाह कुमकुम, क्या नाम सुझाया है तुमने लाल साहब। भाभियां लाल साहब की कितनी ही निंदा करें, पर बाबूजी को वे प्राणों से प्रिय हैं। वे नियमपूर्वक प्रातः लाल साहब के कमरे में जाते हैं, उनके काले कत्थई रेशमी केश सहलाते हैं। बिटिया उठो, दिन चढ़ आया है। और लाल साहब कुनमुनाते हुए, हाथ पैर झटकते हुए चादर मुंह तक तान कर सो जाती हैं। बाबूजी कहते हुए अघाते नहीं, संपदा के जन्म के बाद ही हम पर धन लक्ष्मी की कृपा हुई। पहले बघेल वस्त्रालय बिल्कुल नहीं चलता था, अब तो रेडीमेड गारमेंट्स के 3 प्रतिष्ठान हैं। साक्षात लक्ष्मी है लक्ष्मी। ममता में डूबी अम्मा बाबूजी का अनुमोदन करती। अम्मा बाबूजी के अतिरिक्त संरक्षण और दुलार से पोषित लाल साहब का शैशव तीनों भाइयों की शिकायतें करते हुए बड़ी आन बान शान से बीता। तरुणाई तक पहुंचते पहुंचते उनकी प्रकृति प्रवृत्ति का तीखापन शीर्ष पर पहुंच गया। भाभियां लाल साहब को चाहे जितना बुरा कह ले, पर इनकी असीम अनुकंपा न होती तो शायद इन लोगों का गृह प्रवेश भी दुर्लभ हो जाता। लाल साहब के सर्वोच्च परीक्षण से गुजरकर आप आई हैं। बाबूजी ने स्पष्ट कह दिया था, बहू का चयन तो हमारी बिटिया ही करेगी। लाल साहब बड़ी ठसक से श्रीनाथ, अम्मा, बाबूजी के साथ नीरजा को देखने पहुंची थी और काफी परखने के बाद ही नीरजा को हरी झंडी दिखाई थी। फिर धूमधाम से बारात आई। बारात में पधारी लाल साहब ऐसी अलग दिख रही थी जैसे पानी की सतह पर तैरती उतराती तेल की बूंदें। दूधिया रंगत में लाल परिधान। नीरजा का भाई उपमन्यु बड़े नाटकीय ढंग से एक हाथ छाती पर रख बोला, नीरजा, ये लाल छड़ी तो हमारे दिल के आर पार हो गई। मैं तो उसे देखते ही ढेर हो गया हूँ। ससुराल पहुंचकर तुम कोई ऐसा जुगाड़ बैठाना कि लाल छड़ी का शाही दिल मेरी झोली में आ गिरे।
नीरजा 8 दिन रही ससुराल में। 9वें दिन जाकर उपमन्यु उसे वापस ले आया। इधर उधर ताक झांक करता रहा, पर लाल छड़ी के दर्शन न हो सके। घर पहुंचते ही अधीर सा पूछने लगा, नीरजा, हमारी लाल छड़ी कहाँ लोग थी भाई? हम उचकते छटपटाते रहे कि तनिक झलक दिख जाए, पर सुनकर विक्षुब्ध नीरजा बम सी फट पड़ी। लाल छड़ी नहीं, लाल साहब कहो। मेरी जेठानियां उसे लाल साहब कहती हैं। उपमन्यु भाई, तुमने गलत नंबर डायल कर दिया है। लाल साहब के दांव पेंट सामान्य मनुष्य की समझ से परे हैं। बिजली गुल होने पर वे इसलिए घर की चूल्हे हिला देती है कि उन्हें गर्मी लग रही है। सुनकर मां ने कपाल थामा। राम राम, देखने में इतनी सुंदर और लच्छन ऐसे। उपमन्यु ने नीरजा की पीठ में एक धौल जमाई। लच्छन चाहे जैसे हों, पर ऐसा शाही रुतबा न देखा न सुना। अब मेरा क्या होगा? नीरजा चिढ़ गई। होगा क्या? उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लो, अन्यथा तुम्हारे दिमाग के सारे कोण सही जगह पर आ जाएंगे। सहायक प्राध्यापकी में जो पाते हो उतना लाल साहब अपने वस्त्र, प्रसाधन, पेट्रोल, होटल आदि में स्वाहा कर देती हैं। बाप रे, मुझे तो सुनकर ही पसीना आ गया। कहकर हंसते हुए उपमन्यु ने एक बार फिर अपने लौह हाथों से नीरजा की पीठ थपक दी। बहन जी, लगी रहिए लाल साहब की सेवा में, मेवा मिलेगा। ठीक है, सेवा मैं कर दूंगी, मेवा तुम खा लेना। नीरजा ने उलाहना दिया। पता नहीं उपमन्यु के भाग्य में मेवा खाना बदा था या नहीं, पर अगले महीने ही उसका स्थानांतरण नीरजा के ससुराल के शहर में हो गया। लाल साहब ने जब उपमन्यु को जी.सी. गर्ल्स डिग्री कॉलेज में देखा और उसे पता चला कि वह उसकी क्लास को हिंदी साहित्य पढ़ाएगा, तो वह मन ही मन फुफकारी। सफेद कपड़ों में स्वयं को शशि कपूर समझ रहा है। वैसे लाल साहब गुरु का निरादर नहीं करती, पर ये तो गुरु बाद में। नीरजा भाभी का भाई पहले है और भाभियों के मायके वालों से आदर से बात करना लाल साहब की नियमावली में नहीं आता। लाल साहब ने बड़ी सतर्कता से प्राध्यापक की कुर्सी में आवाज फैला दी। बैठते ही उपमन्यु को खुजलाहट का दौरा सा पड़ गया। उसे तांडव करते देख छात्राएं पेट पकड़कर हंसने लगी। खुजलाहट पर किसी सीमा तक नियंत्रण पाकर उपमन्यु ने एक विहंगम दृष्टि पूरी क्लास पर डाली। उसकी बुरी पुतलियां लाल साहब के मुख पर आबद हो गई। अरे आप इस कॉलेज में हैं? जी। संपदा सकपका गई। मैं ये सत्कर्म करने वाले के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। कभी कभी ऐसा स्वागत भी होना चाहिए। वैसे मैं चेहरा पढ़कर बता सकता हूँ कि ये काम किसका है, पर सबके बीच उसका नाम लेकर मैं उसे लज्जित नहीं करूँगा। फिर उपमन्यु पूरी कक्षा से संबोधित हुआ। आज आप लोग अपना अपना परिचय दें। कुछ अपनी कहें, कुछ मेरी सुने। मुझे अपना मित्र समझे और स्वयं को मित्र समझने दे। कोई कठिनाई हो तो मुझसे बेझिझक कहें। उपमन्यु ने अपने सरल शांत स्वभाव से पहले दिन ही मैदान मार लिया। सभी छात्राएं अपना अपना परिचय देने लगी। लाल साहब का उत्साह एकाएक चूक गया। वे पिच के गुब्बारे सी दिखने लगी। ये प्रथम अवसर था जब लाल साहब स्वयं को अपराधी पा रही थी। क्लास के बाद अपराधबोध से ग्रसित लाल साहब उपमन्यु के सामने जा खड़ी हुई। सॉरी सर, किस बात के लिए? मैंने आपकी कुर्सी पर क्या आवाज आपने डाली थी, पर आप जैसी शिष्ट लड़की आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। लाल साहब को इतने समीप से देखकर उपमन्यु की छाती रेलगाड़ी सी धड़धड़ाने लगी। तो आप नहीं जानते थे कि क्या आवाज किसने डाली है? संपदा के कंठ में शब्द अटक रहे थे। नहीं, मैं कैसे जानूंगा। खैर छोड़िए, भी आपने अपराध स्वीकार कर लिया, ये अच्छी बात है। मैं आशा करता हूँ कि आप आगे ऐसी कुचेष्टा नहीं करेगी। कहकर उपमन्यु मुस्कुरा दिया और स्टाफ रूम की ओर चला गया। और फिर कवियों की कविताओं का सरस वर्णन करते हुए उपमन्यु पता नहीं कब लाल साहब के हृदय में उतरता चला गया। उन्हें अचरज होता कि वे अनजाने में उपमन्यु के स्वर, चाल ढाल, पोस्चर, वस्त्र विन्यास, केश विन्यास को जांचती परखती रही है। खुद में आए इस परिवर्तन पर लाल साहब बहुत चकित थी। फिर भी उन्हें लगने लगा कि पुरुषों में एक ऐसा आकर्षण होता है जिसमें बंधकर बड़े आनंदी भाव से सारी उम्र गुजारी जा सकती है। निष्ठुर निर्मोही हठी लाल साहब अपने सद्य प्रस्फुटित प्रेम अंकुरों को लेकर झेमती लजाई उड़ी उड़ी रहने लगी और भाभियां एक दूसरे को कनखी मारकर उनके इस राधा रूप का बखान करने लगी। एक दिन सुबह नाश्ते के समय लाल साहब ने उद्घोषणा की, मुझे एम.ए. की पढ़ाई कठिन लग रही है और मैं उपमन्यु सर से ट्यूशन लूंगी। तो नीरजा काम कर रह गई कि अब ये उसके भाई की भावनाओं से खिलवाड़ करेगी और वो गरीब मारा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही तो बाबूजी अम्मा से कह रहे थे, अपनी इस बच्ची को बड़े ठाट बाट से विदा करूंगा, हिंडोले में झूलेगी। हुक्म बजाने को 10 नौकरानियां होंगी। बड़े समधी के माध्यम से बात चल रही है। यदि जम जाएगा तो इस गर्मी में इसका विवाह कर देंगे। लड़का IAS की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, आजकल मसूरी में ट्रेनिंग में है। इधर लाल साहब के मन में कुछ और ही चल रहा था। लाल साहब का प्रस्ताव सुन बाबूजी कहने लगे, ट्यूशन लेना ही है तो किसी और से लो। उपमन्यु,
नीरजा का मौसेरा भाई है, ट्यूशन फीस न लेगा तो हमें संकोच होगा। कैसे न लेंगे, लिफाफा जबरन जेब में डाला जा सकता है बाबूजी, वे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा डिवीजन बन जाएगा। ठीक है, बात करेंगे। लाल साहब के प्रस्ताव पर सोचने विचारने की गुंजाइश नहीं रहती। नीरजा ने उपमन्यु को अपनी अनिच्छा बताई। तुम व्यर्थ ही परेशान होती हो, कहकर उपमन्यु नित्य सांध्यकाल ट्यूशन पढ़ाने के लिए पहुंचने लगा। कई बार किताब के पन्ने उल्टे पुलटते या पेन में संपदा की उंगलियां उपमन्यु की उंगलियों से छू गई थी, पर उस दिन उपमन्यु की कमीज की जेब में लिफाफा डालते समय संपदा की लरचती हथेली उपमन्यु की घड़घड़ाती छाती से जा टकराई। उपमन्यु के हृदय की धड़कन का एहसास पाकर संपदा बिल्कुल ही ध्वस्त हो गई। संपदा को रात भर उपमन्यु का क्षमादान झिंझोड़ता रहा। उसकी दूधिया मुस्कान याद आती रही। संपदा रात भर वह स्पर्श अनुभव करती रही, उपमन्यु की धड़कन सुनती रही, जैसे उपमन्यु का हृदय छाती फाड़कर उसकी कनपटियों में कहीं फिट हो गया है। सुबह लाल साहब रसोई में पहुंचे। बड़ी भाभी, आज सब्जी मैं बनाऊंगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।